यस, हाँ, मैं माई सेल्फ प्रशांता मिश्रा। हाँ सॉरी। हाँ, तो आज मैं आपको सेकंड सेम के जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि पद शिक्षण में ध्यान देने योग्य क्या बातें होती हैं। पहले तो मैंने आपको कल यही बताया था कि गद्य और पद आपका होता क्या है, पता है आपको? बताओ कि बेटा पद और जो होता है गद्य आपका होता क्या है? स्टोरी, कोई भी कहानी है, निबंध है, नाटक है, ऐसी पद नहीं आती है। ठीक है। और जो कि हमारा गद्य में हाँ हाँ हाँ, बताओ तो सही। सर उल्टा हो गया। हाँ चलो। गद्य में नाटक वगैरह, स्टोरी और निबंध वगैरह चीज़ें आती हैं। और पद्य में हमारी कविता हुई या कोई भी गीत वगैरह, कोई भी भजन वगैरह, सारी चीज़ें। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बैठिए, गुड। मीनाक्षी आप जरा भाई बताओ कि क्या मतलब एक पर्टिकुलर एक परिभाषा अगर हमें सौंपनी हो गद्य और पद्य की, तो हम उसकी कैसे देंगे? एक लाइन में गद्य की परिभाषा और दूसरी लाइन में पद्य की, तो आप ऐसे बताएंगे। अरे मैं परिभाषा की बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन की वो हो रही है, बात हो रही है। देखिए बैठिए, सिंपल सी बात है कि हम गद्य और पद्य की अगर परिभाषा अगर हम लें तो जाहिर सी बात है कि पद्य की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि सुर, लय, ताल और आपका यति और गति और छंद के बंधनों से युक्त जो भी हमारे भाव होते हैं वह सारे पद कहे जाते हैं। मतलब जहां पर हमारी सुर है, लय है, ताल है, और जब हम गीत गाते हैं तो कभी लाइन ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, तो वो ये क्या होता है आपका यति, मतलब, और ये आपकी। अब आप इसको चाहे यूं इसको कह लें या इसको यूं कह लें, तो ये सब आपका क्या है कि यही इसकी परिभाषा है कि जो सुर, लय, ताल, यति, गति, छंद के बंधनों से जो आपका युक्त है वह सब आपका क्या है? पद्य है। और गद्य साहित्य क्या है? जो सुर, लय, ताल और मात्रिक बंधनों से जो बिल्कुल वैसा है, क्या है वो? क्या था आपका? युक्त। और ये क्या है आपका? मुक्त, है ना। केवल आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पहला आपका क्या? युक्त, ले आओ हीरा होता है। हाँ, आप लोग तो चाय नहीं पीना चाहते हैं, आइए हमारे लिए। तो यहां पर आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो क्या है कि अगर सुर, लय, ताल के छंदों के बंधनों से युक्त है तो वो क्या है, और अगर वो ये है तो, है ना। अच्छा, गद्य के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि हम दैनिक उपयोग में, है ना, दैनिक जीवन में हम जो भी आपस में बातचीत होती है हमारी, वार्तालाप, है ना, तो वो सब क्या है आपका? है ना। वैसे तो नहीं है कि हम आपसे गाने गाते हुए बात करते हैं और कब आए हो, ऐसा तो होता नहीं ना। हम जो भी बात करते हैं वो वाक्यों से करते हैं। तुम कहाँ जाओगे, मतलब, और वो भी वाक्य कैसे होते हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से संबंधित होते हैं, है ना। हम वहां पर गए थे, है ना, हम वहां पर गए थे, हम यहाँ जाएंगे, हमारी बुआ जी की शादी थी, है ना। हम क्या करते हैं कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ही अपनी बातों को करते हैं। और ज़्यादातर जो हमारी होती हैं बातें, वो मतलब ऐसी होती हैं कि या तो वो पास्ट में होती हैं या फिर आपकी फ्यूचर में होती है। प्रेजेंट में हम कोई बात कभी नहीं करते। मतलब आप ये समझिए कि
प्रेजेंट का, वर्तमान का आप जो फेस है, आपका फेस, वो भी आपका नहीं है। मतलब अगर आईने में आप अपना फेस भी अगर आप देखते हैं ना, तो वो भी आपका जो फेस है वो सामने आप उसको देख रहे हैं आंखों से, लेकिन वो फिर भी आपके 6.1 नैनो सेकेंड देरी से आप उसको देख पा रहे हैं ना। हाँ हाँ, यहाँ पर हैं, प्रेजेंट में तो हैं, लेकिन अगर हम अपनी बातें जो भी होंगी वो सब या तो पास्ट में होंगी या फिर फ्यूचर में होंगी। हमने ये काम किया था या हम पानी पीने जाएंगे, है ना, जाएंगे या फिर गए थे, है ना। है बहुत कम होता है, ये है का जो प्रयोग है वह हम लोग बहुत वैसे करते हैं। हाँ, वो केवल कुछ ही समय के लिए होता है। तो क्या है कि आपके पद शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातों में पहला आपका जो पॉइंट है वह क्या है, पहला आपका जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है आपकी पुस्तक से कि प्राध्यापक पहले सबसे सही उचित भाव और भंगिमाओं के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करे। मतलब सबसे पहले तो प्राध्यापक को चाहिए कि वह जो भी साहित्य आपको बता रहा है, जो भी पोएट्री आपको बता रहा है, वह स्वयं उसका जो भाव है, अगर वो दुख का गीत है तो प्राध्यापक को भी अपने चेहरे के हाव भाव दुख भरे बना लेने चाहिए। अगर वह गीत जोशपूर्ण है, वीरता से संबंधित है, तो प्राध्यापक को भी अपना भाव और भंगिमाएं जोश से परिपूर्ण करनी चाहिए। अगर वह गीत आपका आनंद देने वाला है, हास्य में है, तो भी मतलब हम जैसा बालक को ज्ञान दें, हमारी भाव भंगिमाएं और हमारे हाथों के जो परिचालन है वह भी उससे संबंधित ही हों, ताकि बच्चे पर ज्यादा इंप्रेशन पड़े। सेकंड है आपका, शुद्ध उच्चारण करने वाले विद्यार्थियों से कविता नहीं पढ़वानी चाहिए। मतलब जिन बच्चों का प्रोनाउन जो है, सेशन जो है वह सही नहीं है, तो प्राध्यापक को चाहिए कि ऐसे बच्चों से ना बोल करके दूसरे बच्चों से कहे जो कि बिल्कुल सही बातों को बोलते हो और सही पाठ अपना पढ़ते हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आपका कहता है कि प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग पद शिक्षण में कम किया जाए, और यदि किया भी जाए तो भाषा सौंदर्य, भाव सौंदर्य का परिचय तथा अर्थबोधि की दृष्टि से या किया जाए। वह कह रहा है कि अगर हम बच्चों को कविताओं के बारे में बता रहे हैं, पद साहित्य के बारे में बता रहे हैं, तो हमें बच्चों से प्रश्न नहीं करने चाहिए, और प्रश्न ना करें, और प्रश्न के साथ में हमें ये करना है कि भाव सौंदर्य, भाव क्या होता है, जैसे हमने कोई सी पोएट्री पढ़ी तो उसका एक वो तो होता है ना भाव, क्या वो कहना चाहता है, तो हम उसका भाव सौंदर्य, भाषा शैली को देखते हुए, और उसमें आपका जो है आपका शोक रस है, उसमें अरुण है, वीर है ना, हास्य रस है उसमें, तो उन सबको भी देखते हुए हमें अपना पद साहित्य का पाठ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि वातावरण निर्माण या छात्रों के ध्यानाकर्षण हेतु बच्चों के समान भाव की कविता का वाचन करवाना चाहिए या कविता सुनना चाहिए। पहले क्या है कि पहले हम जैसे बच्चों को पद साहित्य का ज्ञान दें, तो सबसे पहले हम कविता संबंधी एक वातावरण पहले अपना बनाएं। मैं आऊँ, मैं आकर के दोहा पढ़ूँ, कोई सी ऐसी 4 पंक्तियाँ पढ़ूँ, फिर सामने वाले को जो चाहे फिर वो अपनी पढ़े, है ना। तो एक दूसरे से बातें करते हुए भी हमें कक्षा में पद साहित्य के मुताबिक माहौल बनाना चाहिए, और बच्चों से जैसा हमने माहौल बनाया है बिल्कुल वही भाव पर कविताएं भी सुननी चाहिए। अब जैसे क्या है कि आज का हमारा दिन है वो 15 अगस्त है ना। 15 अगस्त से पहले कि हम क्या करते हैं, दिन 12 अगस्त को, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को क्या करते हैं कि 15 अगस्त के लिए हम बच्चों से कविताओं के लिए कहते हैं। अच्छा, चूंकि वो देश के लिए कार्यक्रम है, तो क्या होगा कि देश भक्त संबंधी ही
कविताओं का वाचन हम बच्चों को बताएंगे। तो जैसा माहौल हो, जैसा समय हो, वैसा ही हमें ज्ञान भी बच्चों को देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है कि बच्चों द्वारा सस्वर वाचन करवाना चाहिए। मतलब जो भी हम गीत, कविता, दोहा, कुंडली पढ़ें तो बच्चों से कहें कि वो जोर जोर से बोल बोल कर इसको पढ़ें, ताकि सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक देखें, सुनें, और प्राध्यापक वह बच्चा जहाँ भी मिस्टेक करे वह उसे बताए। पॉइंट नंबर 5 है, 5 के बाद वाला है पॉइंट नंबर 6। ये कहता है कि कविता में भाव सौंदर्य और दूसरा आपका क्या है, नाद सौंदर्य। ये आपको पता है, आपको नाद है ना, संगीत में होता है नाद स्वर। नाद स्वर वैसे अगर कहा जाए तो वो आपका ओम है ना, नाद स्वर। और नाद स्वर वो हैं कि जिनको भगवान शंकर जी के डमरू से जो स्वर पैदा हुए हैं, है ना, वो सारे स्वर आपके नाद स्वर कहलाते हैं। तो बच्चों को उन नाद सौंदर्य के बारे में भी मालूम पड़े। अच्छा, जब आप अपने तीसरे सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो आपको पढ़ने को आपको लेंगे, आपको अनिवार्य में वो है आपके माहेश्वर सूत्र आपको मिलेंगे पढ़ने। महेश्वर सूत्र है ना, वो आपको मिलेंगे। वो आपके शायद 12 या 13 से ऊपर है ना। हाँ, मतलब वो तीसरे में आपके 3rd सेम में है, 1st सेम में वो आपके नहीं। अच्छा, तो अच्छा, और कल्पना तथा मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान व अनुभूति छात्रों को बताना। मतलब हम अगर कोई कविता कर रहे हैं और वहाँ पर कोई सी भी 2 पंक्तियाँ वैसी आती हैं कि जिन पर और जोर से ताली बजनी चाहिए, तो बच्चों को वह भाव भी पता रहे कि हमको कहाँ पर ज़्यादा जोर से ताली बजानी है और कहाँ पर बिल्कुल ताली नहीं बजानी है। तो ये जो है कि हमें कहाँ पर कविता में अपनी प्रतिक्रिया जो है वह देनी है और कहाँ पर नहीं देनी है, तो ये भी ज्ञान हमें बच्चों को देना चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 कहता है कुछ वस्तुएं जैसे फूल, पुस्तक, पेड़, विद्यालय, परिवेशी वस्तुओं या पशु पक्षियों पर 2-4 वाक्य जरूर बनवाएं। हम क्या कहें कि हम बच्चों से कहें कि चलो तो एक काम करते हैं, आप इस पंखे पे लिखो 4 पंक्तियाँ, आप इस पे लिखो, स्टूल पे लिखो, आप किसी पे लिखो, है ना। और जब ये आपका बच्चा जगह जगह पर जब वाक्यों को बनाएगा तो वह स्वयं की उसकी क्या सोच कहती है, क्या उसकी विचारधारा है, यह भी हमें मालूम पड़ जाएगी। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि पद शिक्षण में कक्षा कार्य व निरीक्षण कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जब हम बच्चों को पद साहित्य का ज्ञान दे रहे हैं तो हमें बच्चों को होमवर्क और कक्षा में बैठ करके कोई काम हमको करने के लिए बच्चों को नहीं देना चाहिए। हमें यही कहना है कि बच्चा जब तक सिर्फ पोइट्री पर ही ध्यान दे, बाकी और किसी बात पर ध्यान न दे। फिर आपका पॉइंट नंबर 9 है पद शिक्षण में शब्द व्याख्या नहीं की जाती है ना। जैसे हम कोई कविता पढ़ रहे हैं और वहां पर आता है कोई सा शब्द, तो प्राध्यापक को चाहिए कि वह उसी एक पर्टिकुलर जो आपका शब्द पर व्याख्यान न दे, बाकी बल्कि पूरा जो भाव पक्ष हो, पूरी जो पोएम हो, पूरे पोएम का ही वो व्याख्या प्रस्तुत करें। और पॉइंट नंबर 11 है कि पोएम की एक पंक्ति दे करके बच्चों से कहें कि वह दूसरी पंक्ति को भी सोच करके लाए। अब जैसे मैं तुम लोगों को एक पंक्ति सौंप दूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, है ना, और मैं आपसे कहूं कि ये वाले की दूसरी पंक्ति आप लोग बताइए, है ना। तो हमें बच्चों को किसी भी पोएम की, किसी भी गीत की एक पंक्ति दे करके दूसरी पंक्ति के बारे में भी पूछना चाहिए। ये भी पद साहित्य ज्ञान देने की एक विधि है। पॉइंट नंबर 12 है कि कुछ वर्ड या आपके शब्द दे करके बच्चों को कविता के लिए कहें। मतलब मैं जैसे कहूं कि तुम सब बच्चों को आज किसी को माँ पर कविता कहनी है, किसी को देश पर कहनी है, किसी को ताजमहल पे कहनी है, तो हम बच्चों को
नए नए वो दें शब्द और उनसे कहें कि वो उस पोइट्री को कहें। पॉइंट नंबर आपका 13 है कि पद्य शिक्षण में कम से कम 3 बार प्राध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करना चाहिए। मतलब स्वयं पहले प्राध्यापक 3 बार उस कविता के बारे में बच्चों को सही प्रकार से बताए, फिर उनसे कहे चौथी बार कि अब तुम लोग बताओ। और पॉइंट नंबर आपका लास्ट है 14, वह कहता है कि पद्य शिक्षण में बौद्धिक विकास के स्थान पर भावात्मक विकास पर ध्यान। मतलब क्या है कि जो आपका जो पोएम है वह उसमें क्या भाव पक्ष क्या है उसका, हमें उसके भाव पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देना है, न कि उसके जो बौद्धिक पक्ष पर। क्योंकि काम क्या करना है, हमें काम ये करना है कि हम उस शायर के उस पोइट के जो भाव हैं, जो वह कहना चाहता है, मन के जो भाव हैं वह जो बताना चाहता है वह ही हमको जानना है और वह ही हमको सीखना है। तो आज आपका ये पद्य शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातों का जो था टॉपिक संपूर्ण होता है। और नेक्स्ट आपका क्या है, गद्य और पद्य में अंतर है। तो पहला इसमें जो है वो क्या कहता है, उद्देश्य है आपका कि गद्य का ज्ञान क्या है, वह बालकों का जो ज्ञान को विस्तृत करना है। हम मतलब जब ये स्टोरी कहानी कुछ भी हम बच्चों को जब हम बताते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चों को कहानी सुन के, प्रार्थना पत्र से, पत्रों से, उपन्यासों से हम क्या करते हैं कि बच्चों का जो ज्ञान होता है उसमें वृद्धि होती है ना। अगर हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हैं तो भी बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। और भी हम कई कहानियाँ पढ़ते हैं कि जैसे वो देवालिया की लालच बुरी बला है ना। तो वो क्या करती है, कहानी हमने पढ़ी और कहानी के बाद में वो कहानी ने हमें बताया कि हमको लोभ नहीं करना चाहिए, तो हमको बच्चों को ज्ञान भी मिलता है। अच्छा, पद्य में क्या है कि पद्य शिक्षण का उद्देश्य बालकों में सौंदर्यात्मक व रचनात्मक वृद्धि करना है। मतलब पद्य जब हम पढ़ते हैं तो हम चाहे प्रकृति का जो हो सौंदर्य के बारे में बात करते हैं। अगर हम पंत साहब को पढ़ते हैं, आपको सुमित्रा नंदन पंत जी को, तो सारी इन्होंने जो भी लिखी है कविताएं वो सब प्रकृति पे लिखी है ना, पहाड़ों पे, आपके झरनों पे वगैरह पे लिखी है। तो क्या है कि बच्चों को हम सौंदर्य के प्रति भी आकर्षित करते हैं कि पद्य पढ़ करके बच्चों के मन में जो जो खूबसूरत वस्तु है उनके प्रति प्रेम जागृत हो। दूसरा क्या है, प्रस्तुतिकरण में क्या है, गद्य शिक्षण में एक बार आदर्श पाठ, नुक्कड़ पाठ, सस्वर पाठ व मौन पाठ सम्मिलित होता है। जब हम कोई गद्य पाठ पढ़ते हैं तो हम उसको सिर्फ सिंगल ही बार पढ़ते हैं, है ना। पूरा पाठ अगर मैं आपसे कहूँ पढ़ने को तो कुछ थोड़ा सा पैराग्राफ ये पढ़ेंगे, फिर तुम पढ़ोगी, फिर तुम पढ़ोगी, है ना। तो वो सिंगल चलता है। प्राध्यापक भी अगर पाठ करता है तो वह भी सिंगल बार ही करता है। वह पहले करेगा प्राध्यापक, फिर करेंगे जब उसका अनुकरण करेंगे, फिर क्या करेंगे, बच्चे बोल करके भी उसका पाठ करेंगे। और फिर बोल करके पाठ करने के बाद कुछ बच्चे फिर बोलने के साथ साथ, बहुत से बच्चे देखें बिना कुछ बोले भी अपना पाठ करते रहते हैं, है ना। हम उसको क्या कहते हैं, मौन पाठ। और पद्य शिक्षण में 3 बार आदर्श पाठ होता है। पहला भावानुकूल आपका जो स्वर में ताल, और दूसरा आपका लय के साथ। पहले हमने आपको बता दी पोइम, दूसरी बार में उसकी क्या थी, लय, वो बता दी, और तीसरी बार में वह कौन सा भाव जागृत कर रही है यह भी हमने आपको बता दिया। तीसरा आपका क्या है, प्राध्यापक का आपका कथन है। यहाँ पे क्या है कि जब हम गद्य पाठ के बारे में बताते हैं तो प्राध्यापक का जो वाक्य होता है, प्राध्यापक के जो वचन होते हैं वह इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और पद्य शिक्षण में प्राध्यापक के वाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह चाहे तो बोले और न चाहे तो न बोले। अच्छा, 5वां है उदाहरणों का प्रयोग। उदाहरण आप लोग जानते हैं, उदाहरण, हाँ हाँ,
उदाहरण आपके होते हैं। उदाहरण जैसे आप लोगों ने आपकी पुस्तकों में आप बहुत सी बार एक चीज़ देखते होंगे, कोई सा पार्ट आया और उसमें पार्ट के बीच में पैराग्राफ में उसने यूँ एक बना दिया, एक ऐसे है ना, बना दिया एक, और फिर वही जो ये लिखा हुआ है एक का जैसे ही पार्ट के नीचे, पेज के नीचे एक थोड़ी सी वो होगी, ऐसी जगह होगी, उसके नीचे वो लिखा हुआ एक, और फिर उसका पूरा मतलब लिखा होगा। तो वह भी उदाहरण होते हैं, और हम इनको क्या कहते हैं, हाँ, फुट नोट भी कहते हैं। क्या? फुट नोट, पाद आपकी टिप्पणी। बहुत अति बुरी। हाँ, अच्छा, और पद्य में आपके मीनाक्षी जी ध्यान दें। अच्छा, पद्य में उदाहरणों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि कैसे क्या किया जाता है कि वह आपको अलंकार के बारे में बताता है, रस के बारे में बताता है, भाव के बारे में, शैली के बारे में, पद विन्यास के बारे में, और भाषाईगत सौंदर्य के बारे में, है ना। अब जैसे हम अगर कबीरदास जी को पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, उनकी जो भाषा कौन सी होगी, कबीरदास की अगर हम भाषा के बारे में बात करेंगे तो उनकी कौन सी होगी भाषा, उनकी भाषा होगी पंचमेल, है ना। तो ये भी हमें पद के बारे में हम साथ साथ ये भी जानते जाएंगे। पांचवा है आपका भाषा कार्य। तो पद का ज्ञान सौंपने में भाषा कार्य बहुत ज़्यादा, भाई क्योंकि हम जो भी साहित्य पढ़ते हैं, गद्य साहित्य में हम क्या करते हैं, हम भाषा को सीखते जाते हैं, तो यहाँ पर भाषा का बहुत महत्व है। अच्छा, पद शिक्षण में अभ्यास हेतु भाषा कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें वहाँ पर भाषा के बारे में इतना नहीं विचार करना है, हमें उसके भाव के बारे में ज़्यादा विचार करना है। अच्छा, पांचवा है आपका होमवर्क गृह कार्य। गृह कार्य में क्या है कि गद्य शिक्षण में प्राध्यापक ऐसा गृह कार्य देता है जिसके माध्यम से बालकों का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होती है। और पद शिक्षण में गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जो बालकों को सौंदर्यानुभूति के बारे में बताए, है ना। तो सब कुछ है वही आपका पद में, आपके सौंदर्य पे ध्यान हमें देना है। अच्छा, लास्ट आपका है प्रश्न के प्रकार। जब हम बालकों को गद्य साहित्य में हम प्रश्न करते हैं तो वह प्रश्न आपके विश्लेषण करने वाले हों, यानी कि बात को और ज़्यादा उसको खोल करके प्रस्तुत करने वाले हों। अच्छा, पद शिक्षण में प्रश्न भाव भी भाव विश्लेषणात्मक होते हैं। वहाँ पर हमें देखो सीधी बात है, पद की अगर बात होगी तो पद में क्या होगा कि हम सिर्फ भाव पर ही ध्यान देंगे, बाकी किसी और चीज पर ध्यान नहीं देंगे। लास्ट आपका आता है विकास। तो क्या है कि गद्य साहित्य में बालकों के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है ना। तो गद्य साहित्य में बालकों के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है, और आपके पद साहित्य में बालकों के भावात्मक विकास पर बल दिया जाता है कि जब हम कोई गीत सुने, सैड सॉन्ग सुने, तो हम भी दुखी हो जाए, है ना। तो यह है, तो आज आपका जो गद्य और पद्य के अंतर थे तो ये आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बचे हैं, तो ये जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये आप लोग स्वयं अपनी कॉपी पर स्वयं इनको करें, ताकि हम आपको से पार्ट नंबर 3 आपको मैं बताना चालू करूँ। समय बहुत कम है और कोर्स आपका ज़्यादा है। बहुत बहुत आभार आपको बच्चों, धन्यवाद।